प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग मलबे का मालिक नामक कहानी को आगे पढ़ते हैं। एक नवयुवक चाबियों का गुच्छा घुमाता गली की तरफ आया। बूढ़े को वहां खड़े देखकर उसने पूछा, कहिए मियाँ जी, यहाँ किस लिए खड़े हैं? बूढ़े मुसलमान को छाती और बाहों में हल्की सी कपकपी महसूस हुई। उसने होठों पर जबान फेरी और नवयुवक को ध्यान से देखते हुए कहा, बेटे, तेरा नाम मनोरी है ना? नवयुवक ने चाबियों के गुच्छे को हिलाना बंद करके अपनी मुट्ठी में ले लिया और कुछ आश्चर्य के साथ पूछा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? 7.5 साल पहले तू इतना सा था, कहकर बूढ़े ने मुस्कुराने की कोशिश की। आप आज पाकिस्तान से आए हैं? उस युवक ने पूछा। हाँ, पहले हम इसी गली में रहते थे, बूढ़े ने कहा। मेरा लड़का चिरागदीन तुम लोगों का दर्जी था। तकसीम से 6 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ अपना नया मकान बनवाया था। ओ गनी मियाँ, मनोरी ने पहचान कर कहा। हाँ बेटे, मैं तुम लोगों का गनी मियाँ हूँ। चिराग और उसके बीवी बच्चे तो अब मुझे मिल नहीं सकते, मगर मैंने सोचा कि एक बार मकान की ही सूरत देख लूँ। बूढ़े ने टोपी उतार कर सिर पर हाथ फेरा और अपने आंसुओं को बहने से रोक लिया। तुम तो शायद काफी पहले यहाँ से चले गए थे। मनोरी के स्वर में संवेदना भर आई। हाँ बेटी, यह मेरी बदबख्ती थी कि मैं अकेले पहले निकलकर चला गया था। यहाँ रहता तो उसके साथ मैं भी। कहते हुए उसे एहसास हो गया कि यह बात उसे नहीं कहनी चाहिए। उसने बात को मुंह में रोक लिया, पर आंखों में आए आंसुओं को नीचे बह जाने दिया। छोड़ो गनी मियाँ, अब उन बातों को सोचने में क्या रखा है। मनोरी ने गनी की बाह अपने हाथ में ले ली। चलो तुम्हें तुम्हारा घर दिखा दूँ। गली में खबर इस तरह फैली थी कि गली के बाहर एक मुसलमान खड़ा है जो रामदासी के लड़के को उठाने जा रहा था। उनकी बहन वक्त पर उसे पकड़ लाई, नहीं तो वह मुसलमान उसे ले गया होता। यह खबर मिलते ही जो स्त्रियां गली में पीढ़े बिछाकर बैठी थी, वे पीढ़े उठाकर घरों के अंदर चली गई। गली में खेलते बच्चों को भी उन्होंने पुकार पुकार कर घरों के अंदर बुला लिया। मनोरी गनी को लेकर गली में दाखिल हुआ तो गली में सिर्फ एक फेरी वाला रह गया था। या रखा पहलवान जो कुएं पर उगे पीपल के नीचे बिखर कर सोया था। हाँ, घरों की खिड़कियों में से और किवाड़ों के पीछे से कई चेहरे गली में झांक रहे थे। मनोरी के साथ गनी को आते देखकर उनमें हल्की चहमगोइया शुरू हो गई। दाढ़ी के सब बाल सफ़ेद हो जाने के बावजूद चिरागदीन के बाप अब्दुल गनी को पहचानने में लोगों को दिक्कत नहीं हुई। वह था तुम्हारा मकान। मनोरी ने दूर से एक मलबे की तरफ इशारा किया। गनी पल भर ठिठक कर फटी फटी आंखों से उस तरफ देखता रहा। चिराग और उसके बीवी बच्चों की मौत को वह काफ़ी पहले स्वीकार कर चुका था, मगर अपने नए मकान को इस शक्ल में देखकर उसे जो झुरझुरी हुई, उसके लिए वह तैयार नहीं था। उसकी ज़बान पहले से और खुश्क हो गई और घुटने भी ज़्यादा कांपने लगे। यह मलबा? उसने अविश्वास के साथ पूछ लिया। मनोरी ने उसके चेहरे के बदले हुए रंग को देखा। उसकी बाह को थोड़ा और सहारा देकर जड़ से स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारा मकान उन्हीं दिनों जल गया था। गनी छड़ी के सहारे चलता हुआ किसी तरह मलबे के पास पहुंच गया। मलबे में अब मिट्टी ही मिट्टी थी, जिसमें से जहां तहां टूटी और जली हुई ईंटें बाहर झांक रही थी। लोहे और लकड़ी का सामान उसमें से कब का निकाला जा चुका था। केवल एक जले हुए दरवाजे का चौखट न जाने कैसे बचा रह गया था। पीछे की तरफ 2 जली हुई अलमारियां थी, जिनकी कालीख पर अब सफ़ेदी की हल्की हल्की तह उभर आई थी। उस मलबे को पास से देखकर गनी ने कहा, यह बाकी रह गया है? यह और उसके घुटने जैसे जवाब दे गए और वह वहीं जले हुए चौखट को पकड़कर बैठ गया। क्षण भर बाद उसका सिर भी चौखट से जा सटा और उसके मुंह से बिलखने की सी आवाज़ निकली, हाय ओए चिरागदीना।
जले हुए किवाड़ का वह चौखट मलबे में से सिर निकाले 7.5 साल खड़ा तो रहा था, पर उसकी लकड़ी बुरी तरह भुरभुरा गई थी। गनी के सिर के छूने से उसके कई रेशे झड़कर आसपास बिखर गए। कुछ रेशे गनी की टोपी और बालों पर आ रहे। उन रेशों के साथ एक केचुआ भी नीचे गिरा, जो गनी के पैर से 6-8 इंच दूर नाली के साथ साथ बनी ईंटों की पटरी पर इधर उधर सरकने लगा। वह छिपने के लिए खुराक ढूंढता हुआ जरा सा सिर उठाता, पर कोई जगह ना पाकर 2-1 बार सिर पटकने के बाद दूसरी तरफ मुड़ जाता। खिड़कियों से झांकने वाले चेहरों की संख्या अब पहले से कहीं ज्यादा हो गई थी। उनमें चहमगोइयाँ चल रही थी कि आज कुछ न कुछ जरूर होगा। चिराग दिन का बाप गनी आ गया है, इसलिए 7.5 साल पहले की वह सारी घटना आज अपने आप खुल जाएगी। लोगों को लग रहा था जैसे वह मलवाही गनी को सारी कहानी सुना देगा। कि शाम के वक्त चिराग ऊपर के कमरे में खाना खा रहा था, जब रखे पहलवान ने उसे नीचे बुलाया। कहा कि वह 1 मिनट आकर उसकी बात सुन ले। पहलवान उन दिनों गली का बादशाह था। वहाँ के हिंदुओं पर ही उसका काफी दबदबा था। चिराग तो खैर मुसलमान था। चिराग हाथ का कोर बीच में ही छोड़कर नीचे उतर आया। उसकी बीवी जुबेदा और दोनों लड़कियां कीश्वर और सुल्ताना खिड़कियों से नीचे झांकने लगी। चिराग ने ड्योढ़ी से बाहर कदम रखा ही था कि पहलवान ने उसे कमीज के कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और गली में गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। चिराग उसका छुरे वाला हाथ पकड़कर चिल्लाया, रखे पहलवान, मुझे मत मार, हाय कोई मुझे बचाओ। ऊपर से जुबेदा, कीश्वर और सुल्ताना भी हताश स्वर में चिल्लाई और चीखती हुई नीचे ड्योढ़ी की तरफ दौड़ी। रखे के एक शागिर्द ने चिराग की जद्दोजहद करती बाहें पकड़ ली और रखा उसकी जांघों को अपने घुटनों से दबाए हुए बोला, चीखता क्यों है भेड़ के, तुझे मैं पाकिस्तान दे रहा हूँ, ले पाकिस्तान। और जब तक जुबेदा, कीश्वर, सुल्ताना नीचे पहुंची, चिराग को पाकिस्तान मिल चुका था। आसपास के घरों की खिड़कियां तब बंद हो गई थी। जो लोग इस दृश्य के साक्षी थे, उन्होंने दरवाजे बंद करके अपने को इस घटना के उत्तरदायित्व से मुक्त कर लिया था। बंद किवाड़ों में भी उन्हें देर तक जुबेदा, कीश्वर और सुल्ताना के चीखने की आवाज़ें सुनाई देती रही। रखे पहलवान और उसके साथियों ने उन्हें भी उसी रात पाकिस्तान दे दिया, मगर दूसरे तबील रास्ते से। उनकी लाशें चिराग के घर में ना मिलकर बाद में नहर के पानी में पाई गई। इसके आगे की कहानी को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।